जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र का मिथुन राशि में गोचर प्रभाव। तो मिथुन राशि में जाने पर सभी लग्नों पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसी विषय में यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को लगन के हिसाब से देखें, क्योंकि लगन के हिसाब से देखने पर अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। राशि से भी देख सकते हैं, पर मना नहीं है, शास्त्र में इसका भी नियम है। पर मैं जो कुछ भी बनाने का प्रयास करता हूं वो लगन के हिसाब से ही बनाता हूं, तो आप लगन से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 28 मई को, इसी महीने 28 मई 2021 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जून 2021 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद में ये कर्क राशि में चले जाएंगे। इस दौरान 2-3 छोटे छोटे योग और बनेंगे, क्योंकि उनका टाइम स्पेन 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन का है, तो उनके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। उससे संबंधित वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो बता देता हूं। उसे भी देखना हो तो पीछे वाले वीडियोस का आप देख सकते हैं। उनके डिटेल इस तरह हैं। भद्र योग का निर्माण होगा, जो 26 तारीख से लेकर 1 जून तक रहेगा, करीब 7 दिन। और इसको समझने के लिए आप वीडियो नंबर 221 देख सकते हैं कि भद्र योग का निर्माण कैसे होता है, कब प्रभावी होता है, कब फल मिलते हैं, कब फल नहीं मिल पाते। दूसरा योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। यह योग 28 तारीख से 1 जून करीब 5 दिन तक इफेक्टिव होगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो नंबर 218 देख सकते हैं, जिसमें इस संबंध की जानकारियां डिटेल में आपको दी गई हैं। इसके बाद एक योग रहेगा सूर्य शुक्र की युति। यह सूर्य शुक्र की युति 8 दिन तक रहेगी, 15 जून से लेकर 22 जून तक। इसका क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर तो अलग से पूरा वीडियो बना ही दूंगा। एक और योग बनेगा जिसे हम कहते हैं शुक्र मंगल का योग। ये सुंदर योग नहीं होता है, इसका कुछ कुप्रभाव भी देखने में आता है। तो ये रहेगा सिर्फ 3 जून तक, यानी 28 मई से 3 जून अगर लगाएं तो करीब 7 दिन। तो इस योग का भी प्रभाव होगा। इसे समझने के लिए आप वीडियो नंबर 210 देख सकते हैं। तो जो 3-4 अलग छोटे छोटे योग बने हैं, उनके लिए जो पहले वीडियो मैंने अपलोड करे हैं, उनका रिकॉर्ड नंबर भी, वीडियो नंबर आपको मैंने बता दिया, आप उसमें देख लीजिए। अब बात करते हैं कि इस वक्त गोचर में जो स्थिति है वो किस तरह की है। शुक्र तो ट्रांसफर होकर जा रहे हैं मिथुन में, और उन पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लगातार पड़ती रहेगी जब तक वो मिथुन में रहेंगे। तो दृष्टि का भी एक शुभ योग होता है। तो शुक्र पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो उसका इफेक्ट अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं आपको अपना मत बताता हूं, मेरा विचार क्या है। शुक्र संपन्नता के, वैभव के, ऐश्वर्य के स्वामी हैं और अपनी मित्र की राशि में जा रहे हैं। मिथुन उनका मित्र है। ये स्थिति तो हो जाती है ठीक। अब शुक्र धन, वैभव, संपन्नता, आनंद और ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। अब बृहस्पति सम राशि में बैठ के शत्रु दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, क्योंकि बुध के साथ उनकी मैत्री भाव नहीं है और शुक्र पर भी नहीं है। तो इससे ये होता है, आमतौर पर जो एक प्रभाव लेते हैं वो ये कि शुक्र उनके प्रभाव को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। मतलब वो जो उनका नेचुरल बिहेवियर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ वो कर देते हैं, और इसे हम बिगड़ना कहते हैं, खराब करना कहते हैं। तो ये उसके अवगुण, यानी 2 हिस्से, धन संपन्नता देना और विलासिता देना। तो धन संपन्नता को तो बढ़ा देंगे, विलासिता को भी बढ़ा देंगे। तो इसका जो थोड़ा नुकसान क्या हुआ कि धन भी आया, लेकिन खर्चे और अब आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा, वो भी बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है। शुक्र के इस गोचर में बृहस्पति की दृष्टि का भी प्रभाव निहित करके ही सारा वीडियो में बता रहा हूं। तो हम एक एक करके सभी लग्नों पर इसका प्रभाव ले लेते हैं, जिससे ये बात आपको डिटेल में समझ में आ जाए। मेष लगन से शुरू करते हैं। तो मेष लगन के लिए तीसरे भाव में योग बनेगा, तीसरे भाव में आएगा। अब मेष लगन के लिए शुक्र कारक नहीं है, वो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होने के कारण मृत्यु कारक है। तो जब भी कोई ग्रह कारक नहीं होता या अकारक होता है तो उसका शुभ फल मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर वो खुद अशुभ घर में चला जाए तो स्थितियां ये हुई कि उसका जो अकारकपन है वो घट गया। आप ऐसे समझिए, कोई बुरा इंसान बुरे भाव में चला जाए
एक चोर जेल में चला जाए तो ऑन दी होल समाज का भला ही हुआ। बुरा आदमी बुरे घर में, चोर जेल में, ठीक है, इस तरह से समझिए। तो तीसरा घर क्या है, भावात भावों के हिसाब से देखें तो अष्टम से अष्टम यानी मृत्यु का। तो शुक्र का तीसरे घर में जाना, और वो भी इस हिसाब से कि मेष लगन वालों के लिए जहां पर वो अकारक है, ये शुभ फल देने वाला है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, धन संपदा के हिसाब से, कुटुंब के सुख के हिसाब से, छोटे भाइयों से तालमेल के हिसाब से, आपको अपनी की हुई मेहनत के हिसाब से, धन प्राप्ति के हिसाब से, थोड़ा भाग्य के हिसाब से भी, तो ये हर लिहाज बहुत अच्छा है। जो विवाह की उम्र के हैं उनके विवाह होने के योग बनेंगे, जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनकी नौकरी मिलने की गुंजाइशें बनेंगी, आपको अपने एफर्ट्स से, मेहनत से जो रिजल्ट मिल सकते हैं वो जरूर मिलेंगे। तो मेष लगन के लिए स्थितियां खराब नहीं है, एट पार से थोड़ी अच्छी रहेंगी और शुभ फल मिलते हुए दिखाई देंगे। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। अब वृषभ लगन में क्या होता है कि ये शुक्र ऑलरेडी लगन का ही स्वामी है, लेकिन छठे घर का भी स्वामी है। नियम ये कहता है कि कोई ग्रह लग्नेश हो तो वो क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए उस पर षष्ठेश होने का दोष नहीं गिना जाता या नहीं गिनना चाहिए। तो शुक्र यहाँ शुभ हुआ, लेकिन वो बैठा किस भाव में, दूसरा भाव जो मारक भाव है, तो इससे उसकी उतनी शुभता रही नहीं जितनी हमें दिखने में लग रही थी। तो भाव क्या निकला कि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, अब यहाँ बृहस्पति अष्टमेश हैं और त्रिषडाय के हिसाब से 11वें भाव के स्वामी में, तो ये स्थितियां अच्छी नहीं। तो वृषभ के लिए ये कोई बहुत शानदार स्थिति नहीं आएगी। उनकी सेहत, उनका व्यक्तित्व, उनकी धन संपदा को दिक्कतें थोड़ी देखने में आ सकती हैं। उन्हें शुगर जैसी कुछ समस्या बढ़ सकती है या घट सकती है। शुगर मतलब ये तो डॉक्टरी टर्म है, मैं उसमें ज़्यादा क्या बोलूँ, देखने में आ सकती है। यूरिन इन्फेक्शन जैसी कोई और समस्या भी देखने में आ सकती है। बोली भाषा इंप्रूव होगी, हमारी भाषा का प्रभाव इंप्रूव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुटुंब से थोड़ा बहुत सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारी भाषा इंप्रूव हुई, धन संपदा मिली, पैतृक संपदा का हमें लाभ होता हुआ दिखाई, कुटुंब से सुख मिलेगा। अलावा इसके हमारी सेहत, हमारा व्यक्तित्व, हमारी इमेज थोड़ी सी खराब होगी, शत्रु पक्ष हम पे थोड़ा सा हावी होगा, ऐसा देखने में आ सकता है। वैवाहिक जिंदगी में भी थोड़ा सा बुरा फल, बुरा परिणाम देखने में आए, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो बहुत शुभ नहीं है, बुरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत फायदा होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। आप इसे एट पार मान लें या 19-20 खराब समझ लें बस। उपाय मैं लास्ट में सब एक साथ बता दूंगा, वीडियो के आखिर में देखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए लगन में ही शुक्र बैठते हैं और यहाँ शुक्र एक त्रिकोण यानी पंचम भाव के और एक 12वें भाव के स्वामी हैं, जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 के हिसाब से। लेकिन क्योंकि वो त्रिकोण के भी स्वामी है इसलिए वो शुभ गिने जाएंगे और लगन में बैठे इसलिए शुभ। तो स्थिति अच्छी है, धन के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, संतान के हिसाब से, आपके डिसीजंस के हिसाब से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के सफलता के हिसाब से, अगर आप कंपटीशंस की तैयारियां कर रहे हैं तो उस कंपटीशन के हिसाब से, नौकरी का प्रयास रहता है तो नौकरी के हिसाब से आपको सुंदर फल मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुख और सौहार्द की स्थितियां इंप्रूव होंगी, तो इसका भी लाभ आपको स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है, ऐसी कोई खराब स्थिति यहाँ पे नहीं है। तो मिथुन के लिए बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन, धन संपदा, तालमेल, संतान और ज्ञान, इन सभी मुद्दों पर ये इन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन में 12वें भाव में आमतौर पर जो भी ग्रह गोचर में 4थे, 8वें, 12वें भाव में जाते हैं वो शुभ फल नहीं देते। शुक्र इसमें एक्सेप्शन है। 12वां भाव शुक्र का सबसे प्रिय है, वहां वो काल पुरुष की कुंडली में अपनी उच्च राशि में चले जाते हैं, इसलिए उस 12वें भाव में जाने से शुभ मानते हैं। एक और तरीका भी है कि शुक्र जिस भी हाउस या ग्रह से 12वें जाते हैं उस ग्रह की आर्थिक संपन्नता और स्थितियों को इंप्रूव करते हैं, उसका बल बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। जैसे ना कमर पे हाथ रखना, बैकअप देना। तो कर्क के लिए इस लिहाज से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चौथे घर सुखों के घर के स्वामी है, लेकिन क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है और चौथे भाव के स्वामी को 12वें में जाना वो तो शुक्र है, इसलिए तो थोड़ा सा राहत, सुख बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सुकून बढ़ सकता है, थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, धन भी आता हुआ दिखाई देगा, इनकम थोड़ी इंप्रूव होगी पर खर्चे भी इंप्रूव होंगे। तो ये कुछ हद तक शुक्र के लिए एक एवरेज स्थिति है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। ये बात हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। सिंह लगन की बात करते हैं।
सिंह लगन के लिए 11वें भाव में ये जा रहे हैं गोचर में। 11वें घर में इनकी स्थिति अच्छी है, दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो ऑन दी होल परिस्थितियां फेवरेबल हैं। एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, भाई बहनों से तालमेल अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, इनकम इंप्रूव होगी, कमाने के नए रास्ते मिलेंगे, समाज में रुतबा और स्टेटस इंप्रूव होगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ी खराब और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शुभ है, लेकिन सप्तम भाव में बैठ करके देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट को और बढ़ा रहे हैं, मतलब इंप्रूव ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो सिंह के लिए अच्छी स्थितियां, शुभ फल प्राप्त होगा, किसी तरह का ऐसा कोई नुकसान होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। आमदनी, धन, संपदा, स्टेटस, आपके गवर्नमेंट से साथ मिलने वाले कोई काम, पिता के आशीर्वाद से होने वाले सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। कन्या लगन के हिसाब से देखते हैं तो कन्या लगन के लिए दशम भाव में बन रहा है और वो दूसरे भाव यानी मारक भाव का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी है, 9वें भाव का। अब क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है इसलिए मारक भाव का प्रभाव कम रहेगा, शुभ फल देने वाला होगा। दशम भाव में बैठने के कारण वो स्टेटस, धन, संपदा, ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, पैतृक संपदा को बढ़ाएगा, कुटुंब से तालमेल के सुखों को भी बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा शत्रुवत व्यवहार भी बढ़ेगा बृहस्पति की दृष्टि के कारण, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति छठे भाव से बैठ करके देख रहे हैं तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आ सकता है। यानी हम उस धन में, उस धन के मध्य में, उस धन के कमाने में हो सकता है अपने कुछ शत्रु बनाए या किसी का दिल दुखा दें, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कन्या के लिए भी ये स्थितियां बड़ी शुभ हैं। धन, पोजीशन, रुतबा, पैतृक संपत्ति, कुटुंब के साथ तालमेल और सुख, सब कुछ बढ़िया स्थिति है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा खराब नहीं है जिसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत पड़ जाए। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला में तो लगन के ही स्वामी हैं और लगन के स्वामी होकर 9वें घर त्रिकोण में बैठते हैं, अच्छी स्थिति है, क्योंकि तुला में वो अष्टम भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। पर जब कोई ग्रह लग्न का स्वामी होता है तो उसे अष्टम भाव का स्वामी नहीं गिना जाता, लग्नेशी गिना जाता है, इस लिहाज से वो शुभ हैं। विवाह के हिसाब से देखें, वैवाहिक जीवन के सुख के हिसाब से देखें, अपनी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें, यानी जिनकी विवाह की उम्र है उनके लिए विवाह का सुंदर योग बनेगा, जिनको संतान प्राप्ति की उम्र है उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा, जो पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित मुद्दों पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो परिस्थितियां हर लिहाज बहुत अच्छी हैं। धन का संग्रह होगा, सौंदर्य, रूप, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपकी इमेज इंप्रूव होगी, तो किसी तरह का कोई भी नुकसान होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तुला लगन वालों के लिए ये बहुत शुभ फल देने वाला योग बन रहा है। अब वृश्चिक में बात बदल जाती है। आमतौर पर गोचर में जब भी चौथे, 8वें, 12वें भाव में कोई ग्रह जाता है तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ शुक्र चले गए 8वें घर में और वो 12वें घर के और दूसरे घर के स्वामी भी हैं, यानी मार्केश भी हैं, तो ये स्थिति खराब हो गई। वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत खराब हो गई, यानी आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके साथ आपके तालमेल प्रभावित हो सकते हैं, आपका बहुत सा धन खर्च हो सकता है, आपको ऐसी चीजों में पैसा खर्च करना पड़ सकता है जिसका वास्तविक आपको कोई लाभ ना हो। जैसे इलाज में पैसा खर्च हुआ तो आपको कुछ मिला नहीं उसमें, एक्चुअली जो बीमार था वो बीमारी ठीक हुई लेकिन आपकी उपलब्धि उसमें ना के बराबर है। तो वृश्चिक के लिए ये सुंदर योग नहीं है, खराब है। इसमें यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं, थोड़ी बहुत केस में पथरी जैसी समस्याएं, शुगर जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो वृश्चिक के लिए स्थिति खराब है, इसका शुभ फल नहीं मिलेगा। इसके लिए उपाय जरूर करें। उपाय मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा एक साथ, जिससे सभी उसे कर सकें। तो यहाँ नुकसान ज्यादा है, फायदा ना के बराबर होगा, कष्ट ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के लिए सप्तम भाव में ये बैठेगा। अब शुक्र 7वें घर का कारक भी होता है, बड़ी अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन का सुख, तालमेल, एडजस्टमेंट बढ़ेगा। जिनकी विवाह की उम्र है उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। जो संतान के इच्छुक हैं उन्हें संतान की प्राप्ति देखने में आ सकती है। जिनकी इतनी उम्र है कि वो दादा दादी बन सकते हैं उनके लिए दादा दादी बनने का भी योग होगा। पिता से सुख के योग मिलेंगे। आमदनी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। थोड़े बहुत शत्रुओं का भी हम प्रभाव कम होता हुआ देखेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो। ये बहुत माइनर फीचर रहेगा, पर ऐसा
हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए। तो कुल मिलाकर धनु के लिए एवरेज से बहुत अच्छी स्थिति है। आप इसे 75-80% अच्छा मान के चलिए। थोड़ी सी सावधानी आपको शत्रु पक्ष की रखनी है। ये ध्यान रखना है कि कोई आपका विरोधी जो अभी मुखौटा पहन के आपके सामने घूम रहा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। अपने विचारों को, अपने जो आगे के लिए आपने प्लानिंग्स की है उसको सबसे डिस्कस ना करें। ये भी एक सुंदर तरीका यहाँ देखने में आ सकता है। ऑन दी होल स्थितियाँ अच्छी हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, यश के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, संतान के सुख के हिसाब से ये स्थितियां अच्छी बनेगी। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में शुक्र चले जाएंगे छठे भाव में। अब छठा भाव, काल पुरुष की कुंडली जब हम मेष लगन की बनाते हैं तो छठा भाव हो जाता है कन्या, और कन्या में शुक्र हो जाते हैं अपनी नीच राशि में। और वैसे भी वो शत्रु भाव है, ठीक है, वो त्रिषडाय में भी आता है और त्रिक में भी आता है, यानी 3, 6, 11 में भी आता है त्रिषडाय, और 6, 8, 12 में भी आते हैं, इसे हम त्रिक कहते हैं। तो छठा भाव मैक्सिमम खराब भाव होता है और शुक्र का वहां जाना और ज्यादा वीक। तो मकर के लिए स्थितियां खराब हैं। जीवन स्तर से संबंधित तनाव देखने में आएगा, संतान से संबंधित तनाव देखने में आएगा, विद्या डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। तो पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, सही मौके पे सही डिसीजन लेने में दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, जीवन स्तर खराब होता हुआ दिखाई देगा, बहुत से प्रोग्राम बनते बनते डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें जिसमें धन का खर्च होना, तालमेल नहीं आना, वैवाहिक जीवन के तालमेल में दिक्कत आना, भागदौड़ ज्यादा होना, ये काफी परेशानियां देखने में जरूर आएंगी। बृहस्पति की दृष्टि का भी यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि भी यहाँ पर शुभ योग नहीं बना रही है। तो ये खराब स्थिति रहने वाली है। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी खराब स्थितियां जरूर रहेंगी। अगर इन मुद्दों पर हम पहले से जागरूक होकर चलें तो हमें कम से कम नुकसान देखने में आ सकता है। ठीक है, तो सावधानी आवश्यक है। उपाय वीडियो के आखिर में एक साथ बताता हूं। कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है, यानी चौथे भाव और 9वें भाव का। तो ये अच्छी स्थिति है। गोचर के हिसाब से पंचम भाव में बैठे, आपको संतान का सुख, धन, संपदा, ऐश्वर्य, भाग्य का सुख, पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सुख बढ़ रहे हैं, कुछ खरीदने का योग बन सकता है, संतान की प्राप्ति का योग बन सकता है। जिनकी उम्र ऐसी है, जो संतान के इच्छुक हैं, संतान का योग, जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का योग भी बनेगा और सुंदर योग बनेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान इस गोचर का नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। कुंभ के लिए गोचर अति शुभ है, बहुत बढ़िया। मीन हमारी आखिरी लगन आ गई। मीन लगन के लिए चौथे भाव में ये योग बन रहा है। अब चौथे भाव में फिर से वही समस्या आती है कि 4, 8, 12 में गोचर में जो ग्रह जाते हैं वो शुभ फल ज्यादा नहीं दे पाते। और वैसे भी शुक्र यहाँ अष्टम भाव का स्वामी भी है और तीसरे का भी, तो वो त्रिक भाव में भी आ गया 6, 8, 12 और त्रिषडाय में भी आ गया, इसलिए वो और अशुभ हो गया। तो इससे सुखों में कमी देखने में आएगी, धन खर्च होगा ज्यादा, उसका लाभ नहीं होगा, कुछ काम बनेंगे, कुछ पैसा अटक सकता है, हमें तनाव देखने में आ सकता है, घर बदलने की परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं, देश बदलने की भी योग बन सकते हैं, यानी हम कहीं और से वापस अपने देश में आ जाएं या यहाँ से कहीं पेनल्टी पे कहीं और चले जाएं। तो ट्रांसफर भी थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं जिसका रिजल्ट आता हो नहीं दिखाई देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मीन के लिए सुखों के हिसाब से, माताजी के हिसाब से, मकान, वाहन, धन संपदा के हिसाब से अच्छा नहीं है। कैश जो आपने जोड़ा, यानी जो आपकी जमा पूंजी है, उसका खर्च होने का भी योग बन सकता है। ये भी सब तनाव देखने में आ सकते हैं। तो ये एक एवरेज स्थिति है, बहुत अधिक शुभ योग नहीं है, खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र अपने आप में किसी का बुरा तो कर नहीं सकता, अच्छा ग्रह, लेकिन बहुत सुंदर योग नहीं है। तो एक एवरेज स्थितियां मेंटेन करता है। तो 3 ही लग्न हैं जिन्होंने एवरेज स्थिति मेंटेन करी या खराब है, जिसमें से एक है वृश्चिक, मकर और मीन। अब करते हैं उपाय की बात। तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप अच्छा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आप इसे देख सकते हैं। सफेद और मीठी चीज जैसे मिश्री, चीनी, बताशे का ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांटना भी शुभ है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी हालत में हो वो हीरा या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल भी पहन सकते हैं, अन्यथा सिर्फ गोचर के लिए रत्न धारण न करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली में भी इस बात का विचार जरूर करवा लें कि वहां पर शुक्र की कैसी स्थिति है। तो इस वीडियो से संबंधित, इस विषय से संबंधित
अगर कोई प्रश्न आपके मन में है और आप उन्हें पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।